जी, हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और पहली बात हो चुकी है कि हम इसको, जो हमारा सर टॉपिक है वो सॉइल के रेफरेंस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। मैं सॉइल सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉइल एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल होता है। चलो मैं एक्सट्रैक्ट लिख देता हूँ। एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन के लिए एक्सट्रैक्ट का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, XTRACT। ये जो वजाहत तलब है, इसकी वजाहत भी होगी और उसके बारे में मज़ीद बहुत सारी चीज़ें। कल तकरीबन सारा बैकग्राउंड मेटल के हवाले से, सेमी मेटल्स और पानी का भी जिक्र आया। उसमें स्पेसिफिकली जिक्र था कि जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर है, लेकिन जो ऐसा पानी जिसमें एसिड डाल दें या बेस डाल दें या जिसमें सॉल्ट डाल दें वो गुड कंडक्टर बन जाता है। समुंदर, और कीजिए, समुंदर का पानी कंडक्टर है। समुंदर का पानी कंडक्टर है, लेकिन अगर 100% प्योर वाटर हो, 100% प्योर वाटर जो बिल्कुल फ्रेश डिस्टिल वाटर तैयार किया गया है, इसमें कोई आयन वगैरह मौजूद नहीं हो, वो बैड कंडक्टर होता है। एक इंफॉर्मेशन थी इसी किस्म की, और वो इंफॉर्मेशन थी आपकी जोलॉजी की बुक में, जोलॉजी सेमेस्टर 2। अब ज़ाहिर है कि जोलॉजी किसने पढ़ाई आपको, ये आपको पता होगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि आपने पढ़ के कुछ याद रखा कि नहीं याद रखा। चलिए जी, ज़रा बताइएगा कि फिश वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से जोलॉजी में, जोलॉजी की बुक ज़ाहिर आपने मिलर पढ़ी होगी, आई एम श्योर आप लोगों ने सबने मिलर पढ़ी हुई है। मिलर ने फिशेस वाले चैप्टर में ईसी के हवाले से क्या कहा है? बहुत खास पॉइंट है, बड़ा खास पॉइंट है। पूरी क्लास से सवाल है जी। और अभी देखना ये है कि सबा ने नंबर कैसे लिया। जी सबा आज है कि नहीं है अभी तक? सर आज वो एब्सेंट है। आज absent। चलिए, सबा के बाद मजीद आगे बहुत से लोग हैं जी। सर एनीवन एल्स? एसी इलेक्ट्रिक करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट। नहीं जी, ये तो आपने वही काम किया जो किसी ने आपसे 100 साल पहले गांव में किया था। पूरी रात किस्सा यूसुफ जुल्फ़ा सुनते रहे, सवेर उठ के पूछा कि जुल्फ़ा बंदा सी के बुढ़ी सी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया? आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, है ना? सर लिया था मैंने लेक्चर। तो फिर वो तो सारे का सारे इसी के ऊपर घूम रहा था, आपने उसको आज करंट बना दिया ला। जी, क्लास से कोई भी इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन पता चले आपने जोलॉजी पढ़ ली हुई है? नो इन्फॉर्मेशन। चलें, मैं बता देता हूँ। समुंदर, चलें एक छोड़ और इंफॉर्मेशन है। मछलियाँ कहाँ रहती हैं? एक्सक्यूज मी सर, जी, तो उसमें शायद शार्क के बारे में जिक्र आया था, वो यानी कि वोल्टेज क्रिएट करती है, तो यानी पैरालाइज करने के लिए अपने पे चलें कुछ कुछ आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है सर आपने। चलें ठीक है जी, आपने कुछ ना कुछ, ये लगता है मुझे देख के ढूंढा आपने, ऐसे नहीं याद होता था आमतौर पर बच्चों को। बहरहाल याद रखिए कि वहाँ पे जिस रेफरेंस से बात हुई थी कि उन्होंने अमेरिका की लाइसेंस, वो अमेरिकन बुक है, और वहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नोट किया जाता है। उनकी एग्जांपल थी कि अमेरिकन नेवी का एक पायलट अपने जहाज़ में समुद्र के ऊपर प्रवास कर रहा है, प्रॉब्लम पैदा हुई, उसने इंजेक्ट किया, वो समुद्र में जा गिरा। क्या उसको शार्क खाएगी कि नहीं खाएगी? तो जी, आपका क्या ख्याल है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? शार्क उसको खाएगी कि नहीं खाएगी? ये आपसे फिर से पूछने लगा हूँ। अभी देखते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। एक मिनट के अंदर जवाब बनाने का मतलब है कि आप उसको गूगल करना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने, इसलिए मैं खुद इसका जवाब दिए देता हूँ। जो वो लोग बड़े समझदार हैं, अक्लमंद हैं, पायलट को जो लिबास पहनाया गया हुआ है
वो ऐसा है जो नॉन कंडक्टर होता है। क्यों? उनको पता है कि शार्क्स इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस भी करती हैं और जनरेट भी करती हैं, उसकी डिस्टॉर्शन को महसूस करती हैं। जैसे कोई जानदार चीज़ उनके फील्ड में आती है तो वो उस पर अटैक कर सकती हैं, उसको खा सकती हैं। उससे बचाने के लिए बंदे को जो सूट पहनाया जाता है पायलट्स को, अगर वो समुद्र में गिरें तो वो शार्क का शिकार होने से बच सकें। पहले ये था जी बैकग्राउंड। यहाँ पे फिर वही रीज़न याद रखिए कि क्योंकि समुद्र के पानी में साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं लिख लेता हूँ जी, सी वाटर की बात हो रही है, सी वाटर। और सी वाटर में चूँकि आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट होती है, देयर इज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सी वाटर की बात हो रही है। चाहे वो हाईली कंडक्टिव होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ये हो गया जी बैकग्राउंड। और अब हम आ रहे हैं इसी को लेकर सॉइल की तरफ। मिट्टी में, सॉइल में आपके ख्याल में क्या रीज़न है कि मिट्टी में से मिट्टी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जैसे कि अभी हम देखेंगे, इसका मेजरमेंट को भी हम स्टडी करेंगे कैसे मेजर करते हैं। कल शायद मैंने जिक्र किया भी था थोड़ा सा, याद है, भूल चुका है। कंडक्टिविटी के हवाले से, मिट्टी के हवाले से थोड़ा सा पॉइंट मैंने कल बयान किया था, आज उसको हम डिटेल से लेकर चलना है हमने आगे। चलें गौर कीजिए। अब सबसे पहले सॉइल लेनी है, मिट्टी लेनी है। उस मिट्टी में आपने 100% प्योर वाटर, मैं आमतौर पर प्योर वाटर का इस्तेमाल करता हूँ। प्योर वाटर दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक है लफ्ज़, आप अगर इस नाम से वाकिफ़ हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिलेशन के ज़रिए जब आप पानी बनाते हैं, अगर बिल्कुल आपने परफेक्ट तरीके से उसको किया है तो वो प्योर होगा। सेकंड एक और लफ्ज़ भी है, ये लफ्ज़ भी आपने पढ़ा होगा और आप खुद बताएंगे जी आप इससे किस हद तक वाकिफ़ हैं। एक है जी डिस्टिल्ड वाटर, एक डिस्टिल्ड, और दूसरा है डी आयोनाइज्ड। क्या आप इन दोनों से वाकिफ़ हैं, इनके फ़र्क से भी वाकिफ़ हैं कि नहीं, ये आपने बताना है। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक सब्जेक्ट आपका है। डिस्टिल्ड वाटर और डी आयोनाइज्ड वाटर में क्या ताल्लुक है, क्या फ़र्क है, क्या यूज़ है, आप किस हद तक वाकिफ़ हैं इनसे? नो आंसर। सर डीआयोनाइज वाटर वो होता है जिसके अंदर से सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स रिमूव कर दिए जाते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, ये डी आयोनाइज्ड हो और वो गया। पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। जी, और जो डिस्टिल्ड वाटर है ये क्या होता है? आपने आपकी अपनी लैब में, केमिस्ट्री लैब में पानी डिस्टिल किया जा रहा होता है, डिस्टिलेशन प्लांट लगा होता है वहाँ पे। आपने कभी इस पर गौर नहीं किया है कि वो कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पानी? ये तो बहुत बेसिक है, तो 9th क्लास लेवल की केमिस्ट्री है बच्चों। सर डिस्टिलेशन के जरिए हाँ जी, वाटर को मतलब पानी कि को बॉईल किया जा रहा पानी होता को है बॉयल पानी करते को। हैं किया जी, जाता है पानी को वेपर बॉयल करते फॉर्म। हैं, उसकी स्टीम बनती है। उस स्टीम को दोबारा कंडेंस करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो प्योर होता है, उसमें मिनरल सॉल्ट मौजूद नहीं होते हैं। जब आप उसको कंडेंस करेंगे तो प्योर वाटर बन जाएगा, डिस्टिल वाटर कहलाएगा। और जब फ्रेश होगा तो बिल्कुल उसमें कोई चीज़ नहीं होगी। जब वो कुछ देर पड़ा रहेगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। पहले ये है जी दोनों का तरीकाकार। डिस्टिल्ड या डीआरएस पानी यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। आपने सॉइल ली, तो उससे पहले आपने सॉइल ली है, सारे गिवन वेट जो भी आपके पास है, सॉइल लेके आपने उस पर एक स्पेसिफिक मकदार में पानी, डिस्टिल्ड या डीआरएस वाटर डाला। उसको डाल के आप उसकी पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं एक तरीका, या उसका आगे पानी ज़्यादातर डाल के उसका सॉइल सोल्यूशन तैयार कर लें। अब उस सॉइल सोल्यूशन को अब आपने इस तरह से प्रोसेस करना है कि उसमें से पानी को आप सेपरेट करके लेंगे। सॉल्यूशन की IOM, वो जो सॉइल सोल्यूशन जो है, जब उसको निथार के या फिल्टर करके जैसे भी करेंगे, जो चीज़ बनेगी वो सॉइल एक्सट्रैक्ट कहलाता है। दैट इज कॉल्ड सॉइल एक्सट्रैक्ट। उस सॉइल एक्सट्रैक्ट को आपने यूज़ करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करने के। और जिसको, हाँ, जिसमें जो लफ्ज़ है स्पेसिफिक लफ्ज़ बता देता हूँ। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सैचुरेटेड सॉइल एक्सट्रैक्ट। सैचुरेटेड के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं, यानी पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी थोड़ी मकदार में डालना है ताकि तमाम आयंस, जो याद रखिएगा आयंस पानी में हल हो जाते हैं, सॉल्ट्स के आयंस पानी में हल हो जाते हैं। अब उस पानी में सॉइल एक्सट्रैक्ट में वो आयंस मौजूद हैं। आयन दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। वो आयन सब मौजूद होंगे सॉइल एक्सट्रैक्ट के अंदर। जब आप उसमें अपने इलेक्ट्रोड डालेंगे और मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर
बता देगा कि उसमें से कितना करंट पास हो रहा है या उसकी ईसी क्या है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है जो रेसिस्टिविटी का उलट होती है। ये है जिसका बैकग्राउंड। और इसके यूनिट्स को हम एंड पे डिस्कस करेंगे, चूँकि अभी हम जो बाकी चीज़ें हैं पहले उनको डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट्स एंड पे डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अब मिट्टी बहुत सी किस्म की हो सकती है, मिट्टी की बहुत सी टाइप्स हैं, रेतली मिट्टी है, सिल्ट है, चिकनी मिट्टी है, लोम है, इसके अलावा पोल्टेड सॉइल हो सकती हैं एंड मैनी अदर्स। आपके ख्याल में किस वाली मिट्टी में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है? थिंकिंग पर्सन है लो में होगी जी। ये जॉब है जी, अंदरी में जॉब दिया कि लोम में ज़्यादा होगी। क्यों? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन उसकी कोई रीज़न जो आपके क्योंकि ख्याल क्योंकि उसमें मिनरल सबसे ज्यादा होंगे और जिसमें मिनरल्स ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। चलें आपकी बात मान लेते हैं। आपके ख्याल जैसे में देखिए, जी कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए सॉइल की हमने डीआयोनाइज्ड वाटर ही इसलिए लिया है ताकि हम उसके अंदर चेक कर सके कंडक्टिविटी। तो ठीक इस है, लिहाज से लोम जो है ना उसी को वही होगी। चलिए जी, अंदलीब का जवाब आ गया। और कोई जवाब देना चाहता हूँ? अंदलीब के अलावा अंदलीब का जवाब आ गया, सबने सुन लिया है। आप में से कोई और इसके बारे में कुछ सोच के कुछ जवाब देना चाहता हो? जो केमिस्ट्री बेस्ड टॉपिक है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पे बेस कर रहा है। और कुछ सोचें। चले अब अगले सवाल पे गौर करना है, और अंजलि ने भी गौर करना है इस बात पे। आपके पास फर्ज की ये प्योर क्ले है, आप उस क्ले का सोल्यूशन वो भी बनाते हैं, सॉइल सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ऐसे ही आप सिल्ट लेते हैं, उसका स्टेट लेते हैं, सैंड लेते हैं, उसका स्टेट, और उन सब की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं इसी तरीके से। तो अब किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी? क्ले, सिल्ट और सैंड तीनों आ जाता है। प्योर क्ले, प्योर सिल्ट और प्योर सैंड अगर तीनों सेपरेट हों, क्ले में होगी। क्ले में ज़्यादा हो जी। अब दो जॉब हो गए, अब अंदलीब के दो जॉब आ गए हैं, दो मुख्तलिफ सर क्ले में ही क्वेश्चंस होगी। हो चुके। जॉब जब जो जॉब आ चुका है उसके बाद दोबारा देने की जरूरत नहीं होती। सर चूंकि सैंड में होगी। सैंड का जवाब किसने दिया जी? सैंड सैंड का जवाब किसने दिया है? सैंड वाला आंसर किसका है? समन का? सर समन का। जी समन। सर। एक और ने भी कहा है सैंड जी, वो कौन है जी? दूसरी जात शरीफ जिसने सैंड सर कहा है? बुशरा ने सिल्ट बोला है। बुशरा ने सिल्ट बोला है। बुशरा ने सिल्ट बोला है। चलिए जी, सैंड और सिल्ट के दो वोट हो गए जी। और कोई जी? और कोई आंसर? चलें सुन लीजिए, अंदलीब के दोनों ही जवाब दुरुस्त हैं, और बाकी लोगों के जिन्होंने वो सैंड और सिल्ट वाला कहा है उनके जवाब गलत। अगला सवाल, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी आपके ख्याल में? लोम है लो, बिल्कुल जिसमें ठीक है, हम क्रॉप्स भी ग्रो कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। अंदलीब का ये जवाब भी दुरुस्त है जो बिल्कुल ठीक कहा है अंदलीब ने। याद रखिए कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिहाज से लोम बेस्ट सॉइल है। लोम में तीनों चीजें होती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, तीनों चीजें मौजूद होती हैं और वो लोम कहलाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ एक पैरामीटर है, एक खासियत है। याद रखिए कि मिट्टी की खसूसियात, उसमें ईसी कितनी होनी चाहिए, एक, उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, दो, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, तीन, उसमें से पानी का ड्रेनेज, पानी का फ्लो कितना होना चाहिए, चार। ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिहाज से, और इन सब चीज़ों के लिहाज से लोम जो है, जब लोम होगी जिसमें मिक्सर है वो बेस्ट होती है। तमाम अगर ईसी की बात करेंगे तो वो सैंड में सबसे कम होगी, प्योर सैंड अगर हो, और प्योर क्ले में ज़्यादा होगी। मिनरल चूँकि इसका ताल्लुक उसके साथ होता है साल्ट्स के साथ, कि किस मिट्टी में साल्ट कितनी है। सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे मिनरल्स हैं जो इनसॉल्युबल हैं। सैंड की जो मिनरल्स हैं इनसॉल्युबल होती हैं, उसमें सॉल्युबल साल्ट ना होने के बराबर होते हैं। मेरी फिक्र पे गौर कीजिएगा दोबारा, मैं लिख देता हूँ जी, सैंड की बात हो रही है। सैंड के अंदर, या मैं लिखूंगा फिक्रा, सैंड इज डेफिशिएंट इन साल्ट्स। जब सैंड में साल्ट्स कम होते हैं तो जाहिर है उसकी ईसी कम हो जाएगी। जिसने सैंड का जवाब दिया था उसका जवाब 100% गलत था। सिल्ट में इंटरमीडिएट होगा और क्ले में वो ज़्यादा मकदार मौजूद होगा। अब ये तो हुआ था प्योर सैंड सिल्ट क्ले।
आपके पास प्योर सैंड, प्योर सिल्ट, प्योर क्ले है, आपने उनको इकट्ठा करके खुद बना ली है लोम। एक तरफ लोम है और एक तरफ आप किसी बाग में चले जाएं या एक खेत में जहाँ पे फसल उगी हुई है, वहां से मिट्टी लें। अब बताइए कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी है, जो आपने खुद तैयार किया है सैंड सिल्ट क्ले से, या वो मिट्टी जो आपने एक बाग में से ली है या जहाँ पे खेत है जहाँ पे फसल उगी हुई है वहां से ली है। अब बताइए बाग कौन सी, वाली बेहतर होगी। गार्डन वाली। क्यों? अब उसका आंसर। बाग वाली इसलिए होगी क्योंकि वहां पे मिनरल्स जो है वो ज्यादा होंगे, जो हमने खुद तैयार की उसमें नहीं। उसमें कोई कमी हो सकती है, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो बेहतर नहीं है। बाग वाली ज्यादा अच्छी होगी। चलें जी, आज पंजाबी में कहते हैं कि जी मुझे पंजाबी बोलनी पड़ेगी जी, और मेरा ख्याल में मेजॉरिटी को पंजाबी आती है। अंदरीब ने अज बह जा करा छड़ी, पंजाबी का मुहावरा है जी। और पंजाबी में हाल में ताहर को अच्छी तरह जाती है। ताहर बताएंगे जिसका क्या मतलब होता है, बह जा करा देना। ताहर है कि नहीं? सबर कर ले, खैर ते है, ठंडा हाँ हो जी जा। जी, दोबारा बताएं। सर सबर कर ले, ठंडा हो जा, खैर ते है, केड़ी आग लगी है। नहीं सर, इसका मतलब है नहीं, आउटस्टैंडिंग ये नहीं परफॉर्मेंस। मतलब। इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग, मतलब कि कमाल कर दिया अंदलीब ने। जी बिल्कुल जी, हिना ने तस्वीर भाई से अच्छी तो मुझे खुद भी आती थी। जी सुन लें कि हिना ने दुरुस्त जवाब दिया है जी। हिना का जवाब ठीक है। अंदलीब के आज सारे के सारे ही जवाब सारे के सारे दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक उसने जवाब दिया प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ। और ताहर का जवाब आज गलत निकला है। ताहर को पंजाबी में गड़बड़ है। चलें, बहरहाल ये था जी। नोट कर लीजिए कि जो बाग की या खेत की मिट्टी है उसमें चूंकि प्लांट्स और एनिमल्स भी मौजूद होते हैं बहुत से, जो हमने खुद मिट्टी तैयार की होगी प्योर, वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि नेचुरल मिट्टी जो नेचुरल कंडीशन से ली गई है। उसमें चूंकि साल्ट्स, सॉल्युबल साल्ट, चूंकि हमने बाग में खेत में खुद खाद डाली होती है उस वजह से, प्लस प्लांट और एनिमल की वजह से वो मिट्टी ज़्यादा जरखेज। चूँकि बात यहाँ भी ये हुई थी कि इसी एक अलग मसला है। दूसरी चीज़ है कि मिट्टी पौधों के लिए कैसी है, बेहतर है कि नहीं है। वो मिट्टी जहाँ पे ऑलरेडी पौधे हैं, खेत है, बाग है, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। और अभी थोड़ी पहले मैंने ये कहा था कि मिट्टी में बहुत से फैक्टर चेक करने पड़ते हैं कि वो पौधों के लिए मुनासिब है कि नहीं। मैंने 4 फैक्टर्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। पहले ये होगा जी हमारा इसका। अच्छा, अब दूसरा, फर्ज कीजिए आपने ईसी मेजर की और आप समझते हैं कि ईसी कम है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम। उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? थिंकिंग क्वेश्चन है, केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ यू कैन इम्प्रूव सॉइल। आप मिट्टी को कैसे बेहतर बनाएंगे? उसकी अगर ईसी कम है तो आप उसे किस तरह बेहतर करेंगे? बड़ा आसान सवाल पूछा है मैंने। मिट्टी में ईसी कम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है उसके, तो हम उसमें खुद साल्ट्स ऐड करेंगे। कौन सी साल्ट ऐड करेंगे? वो साल्ट जो पौधों को रिक्वायर्ड है। हम कहीं और पढ़ चुके हुए हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन। हम वो साल्ट्स ऐड करेंगे जिनमें वो आयंस मौजूद हों जो पौधों को रिक्वायर्ड होते हैं। जब आप वो वाले साल्ट्स ऐड कर देंगे एज फर्टिलाइजर, तो उस मिट्टी की ईसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और पौधों की ग्रोथ भी उसमें ज़्यादा हो जाएगी। जब हम खादें डाल रहे होते हैं तो उनका मकसद यही होता है, वो ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा कर देते हैं, वहाँ पे फसल ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार होना शुरू हो जाती है। इसका आंसर आपके सामने डिस्कस हो गया है। ये मैंने आंसर जो दे दिया है, मैं इसको लिख नहीं रहा जी, आंसर एज सच मैंने दे दिया। ये तो चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक पूरी हो गई। हमारे पास 15 मिनट का मतलब है 10 मिनट का टाइम है तकरीबन। चलें, ये बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं इसी हवाले से, और अब हम आ रहे हैं इन दो चीज़ों की तरफ। मिट्टी की जो टाइप्स हैं इसके हवाले से वो, और उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। ये बात पहले बता चुका हूँ मैं, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मीटर जो होता है, मौजूद होता है, होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिक्वायर्ड है। बाकी सब चीज़ें आपके लिए वेल नोन है।
मिट्टी लेनी है, वे करना है, पानी लेना है, प्योर वाटर, और उसका सोल्यूशन का एक्सट्रैक्ट तैयार करना है और फिर उसकी इसे मिलकर। और शुरू मैंने कहा था जी हम एंड पे जाके इसको देखेंगे कि इसके यूनिट्स क्या हैं और ये कितनी होनी चाहिए, और अगर इम्प्रूव करना हो तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम किस तरफ आ रहे हैं। जैसे पहले बात हो चुकी है कि अगर मिट्टी के अंदर साल्ट्स कम है, आपने पानी डाला, साल्ट कम है, पानी में कम साल्ट्स आएंगे। जब कम साल्ट्स होंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। पहला पार्ट मैं लिख देता हूँ, पार्ट लेस साल्ट्स, अगर कम साल्ट्स हैं तो उसका आंसर निकलेगा लेस कंडक्टिविटी, लेस ई सी लिखता हूँ, लेस ई सी, लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये एक पॉइंट होगा। उसका इलाज कि आप उसमें खुद सॉल्ट ऐड कर दें। दूसरा है मोर साल्ट्स, अगर मिट्टी में ज़्यादा साल्ट्स हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मोर ई सी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं। अगर दरमियाने साल्ट हैं तो उससे दरमियानी होगी। अच्छा, अब जरा फिक्र गौर से सुनना है, देखना है कि अब आप कहाँ तक पहुँचे हैं अभी। अगर हम, मैंने जो दो लिख दिए हैं और तीसरा आपको बता दिया है, लेस साल्ट हैं, लेस ईसी है, ज़्यादा साल्ट हैं, ज़्यादा ईसी है, दरमियाना साल्ट हैं, दरमियानी ईसी है। आपके ख्याल में साल्ट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, दरमियाने होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, कैसे होने चाहिए मिट्टी का? मॉडरेट होने चाहिए, दरमियान वाले। जी, एक बार फिर अंदर का जवाब दुरुस्त है। अगर लेस हैं इसी कम होगी, और अभी उसका मैं जवाब देता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी ख़तरनाक हो जाएगा। अगर नॉर्मल, सैलिनिटी हो जाएगी ज्यादा होंगे तो, हाँ जी बिल्कुल सलाइन हो जी, जाएगी, सॉरी। जी ठीक है, ये भी दुरुस्त है, अभी इसको डिस्कस करेंगे भी हम। जी, चूँकि अंदर का ये बात भी दुरुस्त है, चुनांचे अब मैं इसकी वजाहत की तरफ जाने लगा हूँ। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि मिट्टी में हम बहुत से फैक्टर्स को चेक करते हैं। मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ। नंबर 1 पे ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, एक। नंबर 2 उसकी पीएच क्या है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज़ें इससे पहले डिस्कस हो चुकी हुई हैं। उसकी टेक्सचर क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, सैंडस्टेट क्ले, जो सॉइल ट्रायंगल, सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल डिस्कस हो चुकी हुई है, याद है, बोल चुकी है। सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल हम डिस्कस कर चुके हो गए हैं। जी सर, याद है। ये सब की सब चीज़ें। अच्छा, अब अभी जो अदीब ने पॉइंट किया है, मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, लिफ्ज सैलिनिटी। ये असल में एक सेपरेट चैप्टर है आपका, मुझे तो याद नहीं है, मुझे सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस में है कि नहीं है। सैलिनिटी वाटर लॉगिंग आपके सिलेबस में है कि नहीं? सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग वाला चैप्टर या ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है कि नहीं है, चेक कर लीजिएगा। बहरहाल सैलिनिटी एक बहुत अहम टॉपिक है इकोलॉजी के लिहाज से। अगर मिट्टी में साल्ट ज़्यादा हो जाए, और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करेंगे कि फलां साल्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी सेलाइन हो जाती है। इसको हम उर्दू में थोर कहते हैं। मैं उर्दू का लफ्ज़ ब्रैकेट में लिखने लगा हूँ, थोर, ये चूँकि ये उर्दू में इंग्लिश में नहीं होती जी, THOR, ये थोर बन जाएगा। इसी को शोर भी कहते हैं, इसी को पंजाबी में कलर भी कहते हैं। तो इसको मैं कॉमा डाल के कलर भी लिखता हूँ। तो कलर बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, कलर। ये चूँकि वर्ड लैक्टिव टाइम में मैंने ब्रैकेट में दोनों बंद कर दिए। कलर, शोर, थोर, ये सब की सब चीज़ें पंजाबी उर्दू में कॉमन है, मशहूर और मारूफ। अब उसकी एक और रीज़न है, अगर मिट्टी में एक्सचेंजेबल सोडियम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये चूँकि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ, एक्सचेंज, EXCHA, एक्सचेंजेबल सोडियम। अगर मिट्टी में एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा हो जाए तो वो इंतहाई खतरनाक किस्म की सलाइन साल बन जाए। फिर सुन लीजिए, अगर मिट्टी में एक्सचेंजेबल सोडियम, सोडियम मौजूद है मिट्टी में, एक है सिर्फ मौजूद होना, शर्त है एक्सचेंजेबल। एक्सचेंज का मतलब है ये सोडियम आयंस की शक्ल में है, और आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं आयन एक्सचेंज क्या होता है? आयन एक्सचेंज टॉपिक है जी केमिस्ट्री का। जी सर, समझते हैं। जी, वो जो आयन एक्सचेंज केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसके रेफरेंस से बात हो रही है। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम मौजूद है तो वो मिट्टी ना सिर्फ
उसकी ईसी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसमें एक्सट्रीम सोडियम के ज़्यादा होने की वजह से वो हाईली सेलाइन सॉइल कहलाएगी और बहुत से पौधों के लिए खतरनाक हो जाएगी। आम पौधे इस पर ग्रो नहीं कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके इंपॉर्टेंस की तरफ हम जा रहे हैं। आप कहीं और पढ़ चुके हैं, सोडियम की ज़्यादा मिकदार पौधों के लिए टॉक्सिक होती है। मिट्टी में सोडियम, अगर आप किसी के गमले में ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए दिया है जी कि हमारे यहाँ रवाज यही है कि हम लोग समझते हैं जी बस हम ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं, लेकिन गलत काम हम करते हैं। किसी से दुश्मनी हो तो उसके गमले में 1-2 चम्मच नमक के डाल दें। किसी ने पौधा उगाया हुआ है, अगर आप उसमें नमक के 2 चम्मच डाल दें तो वो पौधा खराब हो जाएगा, फिर अभी में सड़ जाएगा, जल जाएगा। और वजह यही सोडियम है जो पौधे के लिए नुकसानदेह है ज़्यादा मिकदार में। इसीलिए इलेक्ट्रिक यूनिटी अगर बहुत कम है तो वो भी ठीक नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ। बहुत ज़्यादा में अगर उसमें साथ सोडियम भी है ज़्यादा तो फिर तो वो ज़रूर ज़्यादा खतरनाक साबित कर सकता है। ये थी जी रीज़न कि जो सॉल्ट्स आपने डालने हैं कौन से, मैंने इसलिए जिक्र किया था कि आपने जब सॉल्ट डालने हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि सॉल्ट्स वो वाले होने चाहिए जो पौधे को रिक्वायर्ड है। उसमें सोडियम क्लोराइड ना डाल दीजिएगा कि वो मिट्टी जो है ये वो सॉल्ट है पौधे के गिट्टे गुड़ों में बैठ जाए। ये है जी आयन एक्सचेंज और सोडियम एक्सचेंजेबल सोडियम के लिहाज से इसका जिक्र। अच्छा, अब हम आ रहे हैं यूनिट्स की तरफ। इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस होंगी और वो प्रॉब्लम इसलिए होंगे कि दुनिया में बहुत से सिस्टम चल रहे हैं। एक है जी SI, आई एम श्योर सब लोग सिस्टम इंडस्ट्री से वाकिफ हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिस्टम इंडस्ट्री के लिए इसका जो एक और नाम भी था पुराना वो था MKS सिस्टम। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? डू यू नो व्हाट इज MKS सिस्टम? तो SI से वाकिफ हैं, इसलिए SI क्या है ये तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हुए हैं। नो आंसर? क्या हो गया बच्चों आपको? जी सर, ऐसा ही ये फिजिकल में हमने पढ़ा हुआ है, सिस्टम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है फिजिक्स में। ठीक हो गया जी। उसके बाद है MKS, ये क्या होता है? गूगल नहीं करना है सर सिर्फ। इसमें MKS सर ये एब्रिविएशन है बेसिकली। पता है सर, MKS का पता है। बताएं क्या है? मीटर, किलोग्राम और उसके सेकंड। जी बाद सर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। चलो ठीक हो गया। अब CGS क्या है? व्हाट इज CGS? सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड्स। टाइम का यूनिट हमेशा से सेकंड ही रहा है। चलें, अब ये क्या है? FPS। गूगल नहीं करना जी, ये शर्त है। सर जॉब इसका होता नहीं है पता FPS। कौन सर? चलें सर मैं, फीट पाउंड सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, जॉब बहुत देर से आया लेकिन बहरहाल आ गया जी। चलें, दुनिया में एक दौर था 1957 से लेके 1947 तक कह लें, आधी दुनिया पर बरतानिया की हुकूमत थी। 1957 से लेके 1947 तक आधी दुनिया पर अकेले बरतानिया की हुकूमत थी और उन्हीं का सिस्टम हर जगह पे चल रहा था। उनके असरात बहुत देर तक पाकिस्तान पे रहे, बल्कि कहना चाहिए कि अभी भी हमारे अशराफिया अंग्रेज़ों के ज़हनी ग़ुलाम हैं और वो उन्हीं की चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हमारे कानून, ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ कानून नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कानून वही चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे लोगों पे हुकूमत करने के लिए। सिर्फ हुक्मरान चेंज हो गए हैं, सिस्टम वही चल रहा है। और तहरीक पाकिस्तान इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे याद है जी जो हमारे बड़ों ने जो नारा लगाया था वो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का मतलब क्या, खा पी के दुबई चला जा, या खा पी के लाहौर चला जा, या खा पी के लंदन चला जा। ये कुछ चल रहा है। बहरहाल बात चल रही थी सिस्टम्स की। FPS सिस्टम बरतानिया में था। जिस दौर में मैं स्टूडेंट था मैंने FPS सिस्टम पढ़ा हुआ है, बेसिक्स मैंने FPS सिस्टम्स बेसिकली पढ़ा हुआ है, हर चीज़
और मुझे उसकी जो बहुत सी वैल्यूज़ हैं वो अब भी याद हैं। मेरी स्टूडेंटशिप में ही चेंज आना शुरू हुई और उसके बाद CJS सिस्टम आना शुरू हो गया किताबों में, फिर उसके बाद MCAS सिस्टम और आखिरकार उसने वो जो था MCAS सिस्टम को ही एज सिस्टम इंटरनेशनल के अडॉप्ट कर लिया था इस वक्त। लेकिन अभी बहुत सी किताबों में अदर सिस्टम्स हमें नज़र आ जाते हैं, यानी ये जो जिनका जिक्र किया गया इनके अलावा भी सिस्टम्स हैं, इनके अलावा भी सिस्टम दुनिया में वो अलग बात है कि वो पॉपुलर नहीं। बहरहाल याद रखिएगा कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ ऑथर्स बाज़ का सिस्टम इंटरनेशनल से हट के भी यूनिट्स जो हैं वो बयान कर देते हैं। अब आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक जो यूनिट है वो सीमेंस। अब ये लफ्ज़ आपके लिए चूँकि नया है, फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हुई है डिराइव्ड यूनिट्स, अगर आप वाक़िफ़ हैं डिराइव्ड यूनिट्स है। नहीं सर, हमने ये पढ़ा हुआ है रिसेंटली, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। हाँ चलो ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिसेंटली है तो अभी तो आपके चौथे सेमेस्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस सर, इस बार जनरल केमिस्ट्री है ना, अच्छा सारी वो मिक्स इकट्ठी है है। सभी। हाँ इसका मतलब है जब आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शामिल नहीं थी। नहीं तो सर, उसमें नहीं थी। ये फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल में नहीं था, अब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन पहले ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये सिस्टम का मतलब है कि जो आपके सिलेबस ने किया है कि 1 2 3 में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और चौथे सेमेस्टर में मिक्सचर, ये मिक्सचर नहीं होना चाहिए था। उसकी जगह पे उनको चाहिए कि सिलेबस में से कुछ चीज़ें कम कर दें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको शामिल करें, और यहाँ पे अगर वो कोई और केमिस्ट्री की मेन ब्रांच शामिल कर देते तो ताकि आप लोग ज़्यादा प्रॉपर प्रिपेयर। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सर मेरे वो ख्याल भी से। पढ़ी है, वो भी नहीं नहीं इसी में इंक्लूड है। नहीं इंक्लूड है, लेकिन इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से अगर वो चलाते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो बंदा केमिस्ट्री पढ़े और उसको एनालिसिस ना आता हो तो समझिए